कुछ बुलबुले उफनते सिलवटे हैं रगों में सिलवटे हैं दरा 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 दरा। हेलो, वेलकम टू आवर शो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और आज हमारे साथ रामनगर से ही एक और बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में बहुत ही जाने माने कलाकार जो थिएटर को रामनगर में आज जो है कह लीजिए कि उसको सींच रहे हैं, लोगों के बीच थिएटर को प्रसिद्ध कर रहे हैं, लोकप्रिय बना रहे हैं। साथ ही संगीत के बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, ज्ञाता हमारे साथ आज हैं, जिनका नाम है संजय रेखाड़ी जी। और इन्होंने मतलब जो मैंने इनके बारे में सुना है वो यही है कि एक समय में ये प्लेन भी उड़ाते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं हो पाया। और इन्होंने अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन कह लो, वो समर्पित किया आर्ट एंड कल्चर को, थिएटर को, म्यूजिक को। और ये सब जो है रामनगर के जितने भी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके अंदर उस चीज को जो है लोकप्रिय बना रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, खुद ही हम जानेंगे संजय भाई से कि संजय भाई कैसे कर रहे हैं और क्या क्या चीजें वो अभी तक जो है लोगों के बीच ले जा चुके हैं। नमस्कार भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। और पहले तो मतलब जब भी मैं ऐसी बातें सुनता हूँ अपने बारे में तो मैं इतनी हंसी आती है अंदर से कि अरे क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि जीवन की अपनी एक गति है और उस गति में हम कहीं एक छोटा सा कण है जो बस बह रहे हैं उसके साथ, और मैं भी बह रहा हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। मैं प्लेन भी उड़ा पाया, तो वो मेरी खुश नसीबी है कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्लेन उड़ा सकूं, और मैंने प्लेन उड़ाया। मेरी बदनसीबी है या अगेन मेरी खुश नसीबी है कि मुझे फिर से अपने करियर को बदलने का मौका मिला और मैं वो चीज कर पा रहा हूँ आज, जिसकी वजह से मैं सो पाता हूँ। और वो है ये कला और म्यूजिक, थिएटर, आर्ट्स। क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, मुझे याद आ रही है कि अगर आप कला से जुड़े हो तो फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा है या नहीं है ना, कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, बस आपके पास कला होती है। और वो कला का संबंध किसी भी चीज से हो सकता है, वेदर इट इज म्यूजिक और थिएटर और वाटर कलर और इंस्टॉलेशन और एनीथिंग, क्योंकि आप जिंदा रहते हो आर्ट में बस। तो वैसे एक चीज मैं भी जानना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि जो ये प्लेन वाली बात जो मैंने सुनी थी, ये मैं मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मजाक है। आपको सच में लगता है कि इस बारे में बात करनी जरूरी है? हाँ बिल्कुल ना, कि देखिए अब प्लेन ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वो एक खिलौने वाला ले आए और खेला, खिलौने की तरह हमने उड़ाया और हो गया। कहीं ना कहीं वो जब हमारे जहन में होता है कि मुझे पायलट बनना है, मुझे वो चीज करनी है, तो हम उस तरफ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैं बात करूं कि थिएटर और ये कल्चर, सारी कल्चरल एक्टिविटीज की, तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपका पागलपन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो दोनों में से क्या चीज पहले थी, या फिर जो प्लेन उड़ाने वाली जो चीज है वो कैसे आया? और फिर आई गेस सारी चीजें ना अनुवांशिक होती हैं। आई मीन कहीं ना कहीं शायद इसके लिए मैं जिम्मेदार अपनी माँ को मानता हूँ या अपने पापा को मानता हूँ। क्योंकि मेरी माँ अपनी जवानी में, मतलब मेरी मम्मी अपनी जवानी में राधा का रोल करती थी। ओके। शायद ये बहुत पुरानी बात है, बाद में हमें भी पता चला। और पापा को बहुत ज्यादा शौक है, मतलब ही इज एन एक्चुअल आर्ट लवर। ओके, ठीक है। बट शुरुआत में जैसे सबके जीवन में होता है कि आपको 12th करना है और जॉब करनी है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, व्हाटसोएवर। मैंने ये कभी कुछ किया ही नहीं, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे एक इंजीनियर बनना चाहिए। हाँ, मेरा बड़ा शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं। अच्छा। और मैंने आर्मी में कोशिश भी करी जाने की, मैं एसएसबी दिया मैंने, और वहां से मुझे ये कह के निकाल दिया कि भाई आप ना बड़े कमांडिंग हो,
हैं? और यहाँ कमांडिंग हो। हाँ मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पर फॉलो करने वाले लोग चाहिए। मतलब कमांड नहीं देना, कमांड नहीं देनी है, आप हर चीज का सवाल पैदा करते हो। मतलब अगर हम आपको बोले कि जाओ जाकर गोली चलाओ, तो आप पूछोगे कि क्यों चलानी है। मतलब ये लिटरल वर्ड्स थे। ओके, मींस आई प्राउड टू बी लाइक एन इंडियन, और मुझे गर्व है अपनी इंडियन आर्मी पर। बट ये चीजें हैं तो हैं है ना। तो उसके बाद मुझे लगा यार अब क्या करूं, अब क्या हो सकता है। तो मेरे बूबू जी, मतलब मेरे मम्मी के मौसा जी, वो आईजी, एक मुझे याद भी नहीं है, रायबरेली में एक सिविल एविएशन कंपनी है, तो वो वहां पर वो इंडिया की पहली एविएशन एकेडमी थी। तो मेरे वो बूबू जी वहाँ काम करते थे। मुझे अपनी मौसी की शादी में वहां जाने का मौका मिला, और पहली बार मेरे बूबू जी ने मुझे प्लेन पे बैठाया और उन्होंने बोला कि इस एयर एक्सपीरियंस को लो। और मैंने एयर एक्सपीरियंस लिया और मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लगा कि यार शायद मुझे जिंदगी में यही तो करना था। लेकिन अपेरेंटली मेरे दिमाग में एक और चीज थी कि मैं सिविल एविएशन छोड़कर बाद में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। अच्छा। या नेवल एयरफोर्स, पानी में जहाज उतारूंगा। बट नियति को कुछ और पसंद था शायद। नियति ने मुझे सिविल एविएशन भी ज्वाइन नहीं करने दिया। मेरे मेडिकली कुछ फिटनेस के कुछ रीजंस थे, जिसकी मुझे वजह से मुझे एविएशन छोड़ना पड़ा। एंड देन फिर वो अनुवांशिक चीजें आई, मेरे माँ के गुण, मेरे बाप के गुण, पापा के गुण, सॉरी। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि शायद मैं जिंदगी में किसी और चीज के लिए बना हूँ। वो थी कला, जो बचपन से मैं करते आ रहा था। चाहे वो दूसरी, फर्स्ट या तीसरी क्लास में जब कृष्ण सज्जा प्रतियोगिता हुआ करती थी, जिसमें कृष्ण बनते थे, तो मुझे मेरी मम्मी ने कृष्ण बना के स्टेज पे खड़ा कर दिया। या जन्माष्टमी में मुझे याद है कि हमारे मोहल्लों में झांकियां लगती थी, तब मैं कृष्ण बन के बच्चों की तरह बैठा दिया रहता था। हालांकि मुझे बहुत नींद आती थी 8 बजे के बाद, लेकिन मैं ऐसे बैठा रहता था। और उसके बाद फिर रामलीला, जो हर कलाकार की पहली जर्नी है। मैं राक्षस बना, बंदर बना, फिर शत्रुघ्न बना, फिर लक्ष्मण बना, फिर राम बना, फिर मैंने डायरेक्ट भी करी रामलीला। तो ऐसे करते करते मुझे लगता है कि ये वही ना, जैसे मैंने आपको बोला कि जिंदगी अपना शेप खुद लेती है। हम बस कहीं ना कहीं बहरे होते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी को कमांड करते हैं, लेकिन कुछ तो है, कुछ एक ऐसी अनसीन पार्स हैं जो हमें कहीं घुमा रही होती है। जैसे कि वो आनंद फिल्म का डायलॉग भी है कि हम सब रंगमंच की कठपुतली हैं, और है ना, हम सब चल रहे हैं किसी और के कहने पे। बट जहां मैं आज हूं, बेशक पैसा नहीं है, मुफलसी में जी रहे हैं, लेकिन अच्छी नींद है और मजा आ रहा है। और कला एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी कल दिखाने के लिए मोटिवेटेड करती है कि कल कुछ और होगा यार। मेरे पास वो वाली दिक्कत नहीं है कि कल फिर 10 से 5 की जॉब करनी है। कुछ नया होगा, है ना, कुछ नया होगा। और क्या होगा यू नेवर नो, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक चीज मैंने ये देखी है, मुफलिसी की बात अगर हम करें ना, जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, मतलब मैं बाकी की तो नहीं कहूँगा, थिएटर आर्टिस्ट जो प्योर थिएटर आर्टिस्ट है, जिनको थिएटर करना है, दे डोंट सी कमर्शियल एंगल। बिल्कुल, उनको नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, वो घर से उनको हो सकता है 10 बातें भी सुनने को मिलती हैं कि क्या कर रहे हो, फैमिली है, ये है वो है, लेकिन वो अपने एक जोन में आते हैं। ठीक है, घर से बोल जाते हैं ठीक है आज मैं करके आता हूँ, लेकिन जब थिएटर पे पहुंचते हैं, अपनी कर्म स्थली पे पहुंचते हैं, वहां आके वो फिर वापस वही की अरे चलो करते हैं। तो ये चीज आई गेस मतलब मैंने बहुतों में देखी है कि अगर आप इसमें आ गए तो अब आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जो हो रहा है होने दो, बट मुझे इसको जीने दो। तो ये चीज जो है ना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये इनहेरेंट और इनबिल्ट कह लो कि वही होता है, तभी ये चीजें आती हैं। लेकिन जो जैसे आपने बोला कि मैंने रामलीला की, ठीक है, तो सेम मेरे साथ भी एक्सपीरियंस था, मैंने भी रामलीलाएं की हुई हैं, लेकिन जो आई एम श्योर आप भी राक्षस बने होंगे। नहीं बना मैं बंदर मैं सीधा राम बना था। अरे क्या मुझे मतलब मेरे एक सीनियर भी कह लो, बड़े भाई भी कह लो, और वो तो फिर आपकी कहानी अधूरी रह गई। राक्षस और बंदर बनना मैं वही उसी पे आने वाला था कि मजा किसमें आया, राक्षस और बंदर बनने में कि राम और लक्ष्मण करने में? सच बताऊं, जब पहली बार राक्षस बन के उतरा था ना, और आई मीन मैं अपने शहर का जो रामलीला है, हमारी पहाड़ी रामलीला,
उसका पहला राक्षस हूँ इतिहास का जो सबसे छोटी उम्र में राक्षस बन के आया। अदरवाइज बड़े बड़े भारी भारी राक्षस बनाते थे। और मैं उस वक्त शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद मैं 5 या 6 में पढ़ता था। हाँ। और मैं एक ऐसा राक्षस था जो रावण के दरबार में गाना गाता था। तो मेरा नाम था महाकाल। हाँ। तो महाकाल को बुलाओ और गाना सुनाओ। हाँ। तो मैं पहाड़ी गाने गाता था वहां पे। अच्छा। तो वो जो पहला कदम था मंच पर, वो जो पहला डर था वो राम बनने में नहीं हुआ। राइट। वो जो मजा था ना, मतलब उन्मुक्तता जो होती है, आप जब फ्री होते हो किसी चीज को करने के लिए। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए जो पहली सीढ़ी है ना, वो है फ्रीडम। राइट। अब जब राम बन जाते हो फिर कहाँ फ्रीडम रह गया? कुछ भी रहता है। हंसो मत, आप राम हो, आप राम हो, हंसे हो तो हंसते रहो, रो मत क्योंकि आप राम हो। गुस्सा नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, मतलब उसमें वो वेरिएशंस नहीं है। हाँ, तो एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, जो पहली सीढ़ी है मुझे लगता है वो फ्रीडम होनी चाहिए। बिल्कुल, करो यार, हाँ जो करना है मस्ती करो। नहीं, ये बात तो सच है क्योंकि जब मतलब जो मैं बता रहा हूँ गुरदासपुर हम लोग जाते थे, तो मेरा एक फ्रेंड और जो बड़े भाई मैं बता रहा हूँ, रॉकी शहरिया नाम है उनका, है ना, वो भी थिएटर आर्टिस्ट ही हैं। तो वो उनकी ना अपनी खुद की एक वो बहुत थी कि भाई मुझे करना है। तो उन्होंने हमें दिल्ली से बुलाते थे कि मुंबई से कलाकार, दिल्ली से कलाकार आ रहे हैं। तो हम लोगों को क्या था ना कि स्टार्टिंग में ही, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था और सीधा राम का कैरेक्टर दे दिया, लंबे बाल थे तो इस वजह से मिल गया। तो वो रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा है। नहीं स्मार्ट तो हम कहाँ हैं, अब नहीं रहे। लेकिन उस टाइम मतलब वो जो आपने जब बताया ना कि राक्षस बने, वानर बने, सेना में आए, फिर ये फिर तो वो ना, मतलब वो अंदर से ही एक वो आ जाता है, मेरे को खुद को ही एक लगता है कि यार वो बहुत एक्साइटिंग रहता है। आई थिंक इसको प्रोसेस बोलना चाहिए। हाँ, और जब उस प्रोसेस में आप जीते हो ना, तब आपको सब कुछ पता होता है, इन एंड आउट। बिल्कुल, कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। आपको पर्दा बंद करना भी आ जाता है, आपको ये भी पता होता है कि जब वो डांस चल रहा है तो है ना क्या करना है, क्या मूव करना है। आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हो। आपको पीछे से रामलीला एक ऐसा फॉर्म है ना एक्टिंग का, या क्या बोलते हैं थिएटर का, जहां पर एक्चुअल में आप जमीनी स्तर पर लोगों के सामने आना सीखते हो। रॉनेस है एक्चुअली, कि आप मतलब जो कहते हैं ना घिसना वाला जो वहाँ पूरा घिस सकते हो। और घिसते भी हो मजाक के साथ, मजे के साथ। रामलीला के बाद मस्ती होती है। बिल्कुल, भाई तो बाहर रह गया था है, मतलब कहाँ से एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है नहीं पता, डायलॉग कर रहे हैं नहीं, मजाक चल रही होती है भाई स्टेज पर। तो जो हम उसकी बात करें ना कि जब ये रामलीला वाला जो पार्ट है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। एंड मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जब वो रामलीला से जुड़ते हैं ना, तो बहुत मजाक में जुड़ते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, बस हम जुड़ जाते हैं। उसके बाद चीजें समझ आनी शुरू होती हैं कि ऐसा वैसा, मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, कितनी वेरिएशंस हैं। मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा सर प्रकाश भाई। एक तो जैसे आपने बोला कि हम जब करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, राइट, और बाद में महसूस होता है कि यार हम क्या कर गए, है ना। तो असल मायने में देखिए जिंदगी भी ऐसे ही, राइट, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो जब किसी चीज से खेल रहा होता है ना, उसे नहीं पता होता कि क्या खेल रहा है, लेकिन जब खेल चुका होता है तो उसे पता चलता है कि इसने क्या खेला। राइट। हम जब बड़े होते हैं, ऑल्दो हमारा समाज या जो हमारी पेरेंटिंग है, जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है, हमें हर चीज को लेकर रेस्ट्रिक्ट करती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने से अच्छा होगा, ये करने से बुरा होगा। एकमात्र एक आर्ट ऐसी चीज है, एक थिएटर ऐसी चीज है, हो सकता है मैं बहुत बायस हूँ आर्ट को लेकर या थिएटर को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि वही आपको ना रियल एक्सपीरियंस देती है। पहले कर लो, है ना, फिर समझो कि क्या हुआ। इसलिए करना जरूरी है। दूसरी चीज आपने क्या बोली, उत्तराखंड की रामलीला। डेफिनेटली ये बहुत कमाल और अनोखी चीज है, क्योंकि इसमें एक तरीके की अलग गायकी है ना, जो कहीं ना कहीं शास्त्रीय रागों को लेकर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्योर क्लासिकल है, क्योंकि छंद है इसमें। नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी क्लासिकल कहीं बैठे, कहीं सुना, आधा लिया, आधा गाया, क्योंकि सीखने की परंपरा तो बहुत बाद में आई ना। और रामलीला और
जो थिएटर है वो बहुत पुरानी प्रोसेस है, राइट, है ना। तो उन्होंने कुछ सीखा, कुछ किया, अल्टीमेटली जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपको बताता हूँ कि रामलीला में जितने भी राग हैं वो प्योर राग नहीं है। ओके, ठीक है, आप कहते तो हो कि आप जयजयवंती गा रहे हो, आप कहते हो आप देश गा रहे हो, आप कहते हो आप विहाग गा रहे हो, लेकिन वो विहाग और देश और जयजयवंती है नहीं। हम कहीं और पहुंच जा रहे हैं गाते गाते। अच्छा, वो केवल कानों को कैसे अच्छा लग रहा है, उसकी मधुरता कैसी है, वो भाव प्रधान है, लेकिन है क्लासिकल, क्योंकि भाव जो है वो कहीं ना कहीं रागों से उत्पन्न है। तो इसीलिए हमारी रामलीला बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एक तरीके का एक शास्त्रीयपन है ना। बिल्कुल। और बाकी की जो रामलीलाएं हो रही हैं, आई वोंट से कि वो खराब है या अच्छी हैं, लेकिन उसमें जो गानों का जो टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड, हाँ, मतलब वो वो हो जाता है कि यहाँ का हम लोग जो कर रहे हैं वो प्योर कह सकते हैं एक बार के लिए, बट वहाँ है कि डायलॉग्स एंड ऑल, डायलॉग्स और गाने, म्यूजिक भी जो है वो बहुत बॉलीवुड स्पेसिफाइड है, राइट, है ना। और आज के जमाने की जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि हर चीज बॉलीवुड ड्रिवन है। तो यार कमर्शियल वही चीज चल जाती है। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास एक ऐसा थिएटर फॉर्म जो मिल रहा है जो बॉलीवुड से हटकर है, तो वो उत्तराखंड की रामलीला है। मतलब मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि हमें ऐसा म्यूजिक सुनने को मिला और ऐसा म्यूजिक करने को हम गा पाए, हम सीख पाए। राइट, मैं ये जानना चाहूंगा कि थिएटर में कैसे फिर एंट्री हुई, मतलब वहां से जब आपने वो जो फ्लाइंग वाला था वो हुआ, फिर थिएटर, एंड देन थिएटर के बाद म्यूजिक, वो चीज जो हुई। मैं सच बोलूं तो कहीं ना कहीं एक रामलीला मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने मेरी जिंदगी को बनाया और संवारा। और दूसरा मेरे बड़े भाई सुधीर रिखाड़ी, क्योंकि डांट के, प्यार से समझा के, गुस्सा करके उन्होंने ही मुझे एक राह दिखाई म्यूजिक को लेकर, थिएटर को लेकर। जब मैं एविएशन से एक्चुअली लात मार के निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ माई मेडिकल इश्यूज, तो फिर मुझे लगा कि यार अब क्या करना है लाइफ में, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो बहुत सारी जगह थक हार के फिर आई डिसाइडेड यार कि चलो जिंदगी दोबारा से जी जाए। एक्चुअली शायद मुझे लगता कि जिंदगी मुझे बुला रही थी। कभी कभी ऐसा फिल्मों में होता है ना, कि आपको बहुत साल बाद चीजें वापस दोबारा वैसे मिलती हैं। तो मुझे लगता था ये फिल्मी है यार सब कुछ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जिया है। मैं जो 2001 से 2005 जिया हूँ, मैं वापस आके 2014 से वो दोबारा जीने लगा। मुझे वो राह दोबारा मिली। ऑल्दो हो सकता है मेरे बहुत सारे मेरे रिलेटिव, मेरे माँ बाप थोड़ा कभी इससे नाखुश हुए, आज भी हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, आपको पता नहीं कि करियर कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है। बट मैं खुश हूँ बीइंग एन आर्टिस्ट। लाइक अच्छा लगता है कि यार कुछ हो रहा है, कुछ रोज एक चुनौती मिल रही है लाइफ में। हम अभी जो ये पूरा अपना वीडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये बेस्ड है अभी रामनगर के अंदर में, हम लोगों ने वहीं से सारे आर्टिस्ट लिए। तो हम लोग ना हर एक बार, मतलब हर एक उसमें यही बात आती है सामने कि रामनगर अभी एक हब बन चुका है, आर्ट के लिए कह लो, बाकी चीजों के लिए भी कह लो, और काफी उभर के आगे आया है, टैलेंट यहाँ से निकल रहे हैं, सारी चीजें हैं। बट उसके बावजूद भी ये सुनने में आया कि चैलेंजेस बहुत हैं अभी भी, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप आज भी वहीं खड़े हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ऐसी क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम इसमें मेरे फिर दो मत हैं। एक, जब हम ये कहते हैं कि रामनगर हब बन गया है, फला ये बला ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जब भी झंडा लेकर हम चलने लगते हैं ना, हम वहीं पे सबसे पीछे हो जाते हैं कि मैं संस्कृति बचा रहा हूँ, मैं रामलीला कर रहा हूँ, मैं छोटे शहर का महान कलाकार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आई थिंक ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे शहरों की। क्योंकि यार आप बाहर देखो ना, आप बाहर दिल्ली हो, हमारी जो रामलीला है उसका स्टैंडर्ड दिल्ली की रामलीला के स्टैंडर्ड के आगे कुछ भी नहीं है। केवल मैं इसलिए महान अपने आप को बोलते रहूं क्योंकि मैं तो जी शास्त्रीय रागों से आधारित। भाई लेकिन आप कर क्या रहे हो? आपके पास क्या है? है ना? तो सबसे बड़ी बात तो हम यहीं पे खा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर देखने को तैयार ही नहीं है यार कि दुनिया कितनी बड़ी है। अब एक कुएं का मेंढक चिल्ला रहा है कि भैया मेरी दुनिया सबसे बड़ी है। अच्छा, असल बात यह है कि वो सच भी कह रहा है, क्योंकि उसकी दुनिया तो केवल मेंढक है।
उतना ही है। बाहर निकलो ना हाँ, यार, बिल्कुल। आप दिल्ली आ जाओ ना, दिल्ली वाले बॉम्बे चले जाओ ना, बॉम्बे वाले और बाहर निकलो ना यार। आई मीन जो किताब के जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो हमेशा खाली खाली ही रहेगा। रखो एक किताब, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, चौथी, 1000 किताब रख दो, लेकिन सबसे ऊपरी हिस्सा फिर खाली होगा, फिर भरने को बहुत कुछ होगा। तो जब तक हम एक इंसान के तौर पे ये नहीं समझ लेंगे कि भाई जितना हमने कर लिया वो कम है, तो तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, ये द्वंद्व चलता रहेगा और हम हमेशा भागम भाग में लगे रहेंगे। मतलब ये मेरा मानना है। तो अभी तक जो आपकी जर्नी रही है उसमें कितना वो रहा है म्यूजिक का एक जो योगदान के लो म्यूजिक, क्योंकि आपका बहुत ही वो है, आपको बहुत ज्यादा पसंद प्रिय है आपका, है ना? तो उसको लेकर क्या आप सोचते हो, क्या अभी तक अचीव हुआ है? नाद तो मतलब बोलते ना कि शिव के डमरू से जो निकला वो नाद था। तो मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं उस नाद को लेकर कुछ बोलूं, बट हाँ मेरी जिंदगी में म्यूजिक डेफिनेटली एक अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि अगेन मैं इसका श्रेय अपने बड़े भाई को देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे म्यूजिक को वैसे समझाया जैसे म्यूजिक को होना चाहिए था, वैसे नहीं जैसा म्यूजिक है। ओके, है ना, दो चीजें फर्क है, क्या होना चाहिए और क्या है। तो मेरी जिंदगी में म्यूजिकलिटी एक्चुअली जीवन का वो प्रवाह है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अगर आप सही जगह पे हिट कर पाए, मतलब सपोज ये दो लाइन बह रही है, एक म्यूजिकलिटी है और एक जीवन है, अगर इस सही जगह पे आके मिल गए तो फिर आपका जो संगीत है वो हिट होगा, अदरवाइज आप फ्लॉप हो गए। कभी आपको लगेगा कि म्यूजिक बन ही नहीं रहा है, कभी आपको लगेगा जीवन नहीं बन रहा है। तो म्यूजिक आपको वो कामनेस देता है, वो पीस देता है ना। अब वो किसी भी तरीके का म्यूजिक हो सकता है। मैं बोलूंगा मैं क्लासिकल सुनता हूँ, मैं गजल सुनता हूँ, तो वही सबसे, आप ब्लूज सुनते हैं, मे बी भाई साहब रैप सुनते हैं, है ना, मे बी मैडम कुछ और सुनती है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बस वो आपकी वाइब्रेशन से मैच करता हो तो आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं ले जाएगा। तो मैंने अपने थिएटर में भी म्यूजिक को इस्तेमाल किया। मेरा जो थिएटर है, जिस तरीके का रंगमंच मैं करता हूँ, उसमें म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके की म्यूजिक वीडियोस मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें म्यूजिक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जिस तरीके की फिल्में मैं सोचता हूँ या मैं देखता हूँ, उसमें म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो म्यूजिक मेरी जिंदगी में तो डेफिनेटली एक कमाल की खोज है। तो अभी आप रामनगर में किसके साथ कर रहे हैं, मतलब किन बच्चों को लेकर? जैसे आप बताए थे शायद स्कूल में और इन जगहों पे आप लोग थिएटर करते हैं, म्यूजिक करते हैं, तो वो कैसा एक एक्सपीरियंस है? किस तरह से लोग उससे जुड़ रहे हैं? क्या रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों का, बड़ों का? थोड़ा कठिन सवाल है, मतलब अब इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये होते होते बस हो रहा है और क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। लेकिन अच्छी चीज ये है कि मुझे एक राह दिख रही है। जैसे मैं अगर शुरुआत से शुरू करूं, तो मैंने जब बच्चों के साथ काम शुरू किया रामनगर में, तो मुझे लगा यार कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ या मैं केवल पैसे कमा रहा हूँ। बहुत समय तक ये सवाल बना रहा, लेकिन फिर बाद में मुझे इसका जवाब मिला कि एक्चुअली कला, शिक्षा और बचपन, ये तीन बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर बचपन से कला छोड़ देंगे तो शिक्षा खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। और आज की जिंदगी में, आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशन में कला का योगदान ही खत्म हो गया। अब कला में कहानियां हैं, और कहानियां जिंदगी है। बढ़िया। तो मुझे ये करते करते समझ में आया कि यार, जो आनंद पिक्चर की मैंने शुरुआत में बोली कि जिंदगी एक रंगमंच है, हम कठपुतली हैं, तो शिक्षा क्या है? टीचर कौन है? एक कलाकार है ना, जो एक 20 बाई 20 के कमरे में एक्टिंग कर रहा है और बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। और कलाकार कौन है? 50 बाई 40 के स्टेज पर अपना डायलॉग बोलकर 200-300 लोगों के सामने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो सच्चाई कह रहा है। भले ही झूठ हो, लेकिन वो बना के कह रहा है। एक्चुअल तो वो झूठी है ना। बिल्कुल। देखो, काल सच हो सकता है, कैरेक्टर सच हो सकता है, लेकिन एक्टर सच कभी नहीं है ना। मैं अकबर बन जाऊंगा क्या? मैं तानसेन बन जाऊंगा?
मैं प्रकाश जोशी बन पाऊंगा? मैं कभी नहीं बन सकता। हाँ, मैं आपकी बातों को कह सकता हूँ, कितनी ईमानदारी से कह सकता हूँ, वो आपकी टेक्निकलिटी है, वो आपकी खोज है, या वो आपकी लर्निंग है, लेकिन वो 100% कभी नहीं होगा, क्योंकि वो झूठी होगा। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जहां पर एक टीचर खड़ा होकर जो बोलता है वो सबसे ज्यादा सच होता है, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य को बना रहा होता है। तो मुझे बच्चों के साथ काम करते करते ये महसूस हुआ कि यार, ये जो बात हो रही है ना, ये कुछ और हो रही है। ये जो थिएटर में बच्चों के साथ कर रहा हूँ, ये थिएटर नहीं है। मैं उन्हें जीवन पे सवाल करने की बात कह रहा हूँ। तो तुम पूछो ना यार, अपने आप से पूछो कि क्या जो तुम पढ़ रहे हो पढ़ना जरूरी है, और जो तुम पढ़ रहे हो वो कितना जरूरी है। ये मिलने मतलब एक कमाल के एक्सपीरियंस है। बच्चे समझ जाते हैं इन बातों को। अरे कई बार ऐसी चीजें ऐसे ऊपर से निकलती हैं। नहीं अच्छी चीज ये है। अच्छा, जब ये बात आई गई है तो मैं एक बात और बताता हूँ। जब मैं शुरू में बातें करता था तो मुझे लगता था कि बच्चे समझ नहीं रहे, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि बच्चे शायद कुछ और समझाने की कोशिश भी मुझे कर रहे हैं। अरे, उनके पास बहुत कुछ है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें बच्चा समझ रहे हैं। राइट भाई, एक छोटे बच्चे की पेंसिल खोलने की समस्या भी उतनी ही बड़ी है जितना मेरा 2000 रुपए का नोट अगर खो जाए। सॉरी, अब 2000 रुपए का नोट बंद हो गया, ऐसे पॉलिटिकल थोड़ा। तो उसकी समस्या तो उतनी ही बड़ी है ना, आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं। आप बच्चों को बोलते हो तुम डिप्रेशन में क्यों हो, क्यों नहीं हो सकते यार। आज का समय देखो, आज की बातें देखो, उसके पास एक्सपीरियंसेस देखो, उसकी कहानियां देखो, और फिर कहानियां जब शब्द जुड़ता है तो मुझे लगता है कहानी फिर कला से जुड़ता है, और जिंदगी कहानियों से भरी पड़ी है। और बच्चों के पास इतनी कहानियां हैं। क्या आपने उन कहानियों को सुना? क्या एक बाप ने अपने बेटे की कहानी सुनी? क्या एक माँ ने अपने बेटे की कहानी सुनी? क्या एक टीचर ने अपने स्टूडेंट की कहानी सुनी? जब आप उन कहानियों को सुनोगे तब आपको पूरी पिक्चर दिखने लगेगी। राइट। सो ये मेरे लिए कमाल की लर्निंग रही है, और मुझे लगता है कि शायद ये भी मुझे एक दिशा दे रही है। क्या दिशा दे रही है ये नहीं पता, बस मैं चला जा रहा हूँ। अच्छा, जैसे भाई मैं एक चीज और नोटिस करता हूँ बहुत बार कि आप ना इधर जाओगे, ईस्ट में देखोगे, बंगाल उड़ीसा इस साइड में जब देखते हो, या आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखते हो, या फिर आप साउथ देखो, ठीक है, इन जगहों पे ना आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ने के लिए, फोक कल्चर से जुड़ने के लिए पेरेंट्स खुद बच्चों को फोर्स करते हैं कि सीखो, जाओ, पढ़ाई कर रहे हो साथ में आप डांस सीखो, आप म्यूजिक सीखो। बट मेरे को ये इधर की तरफ, अपने नॉर्थ की तरफ में ये कल्चर नहीं दिखता। वहाँ होता कि क्या ये, और जबकि होता ज्यादा फिर इधर ही है। यार पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका सही आंसर क्या है। यहाँ के पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को? यार वो नंबर्स के पीछे ही भाग रहे हैं। आज ही मैं एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा हूँ, आजकल मेरी एक स्कूल में चल रही है, और मेरी जद्दोजहद यही चल रही है कि पेरेंट्स आके रोज कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हाफ ईयरली में ज्यादा मार्क्स थे और एनुअल में कम मार्क्स आए। तो इसका जिम्मेदार कौन है पता है? मैं। तो भाई और बहनों, सारी चीजों का जिम्मेदार जो है वो रंगमंच है। एक्चुअली अच्छा भी और बुरा भी। देखो, मुझे बचपन से एक चीज बताई गई थी जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। उस टाइम पे ये था कि इवन उसके बाद भी बहुत बार मैंने ये चीजें सुनी है कि अगर आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना है अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर, आप थिएटर करो। बिल्कुल। थिएटर आपको बिल्कुल सिर्फ थिएटर के अंदर नहीं, थिएटर के बाहर भी डिसिप्लिन होना सिखाता है। और यही चीज फिर आप बड़े होके भी, कि बहुत बार बोला जाता है कि हर एक इंसान को अपने बचपन से लेके जब वो पढ़ाई शुरू करता है ना, तो कम से कम 1 साल या कुछ टाइम तो आपको थिएटर को देना चाहिए, सो दैट कि आप समझ पाए कि क्या है थिएटर, क्यों है थिएटर, और क्या मिलता है क्या इस थिएटर से। वो आप समझ पाते हैं, आप लाइफ को समझ पाते हैं, लाइफ की बारीकियों को समझ पाते हैं, आप उनको फिर एक अलग नजरिए से दुनिया को देख पाते हैं। तो थिएटर बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। आप तो मतलब हम जो बातें कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी मैं प्रसन्ना की एक बुक पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं कि हम जो खेल रहे हैं ना, हम जो बचपन से जो जी रहे होते हैं,
एक्चुअली वही तो थिएटर है, गुड्डा गुड़िया का खेल। हाँ, बचपन में हम क्या कर रहे होते हैं? एक्टिंग, है ना, एक्टिंग ही तो कर रहे होते हैं। 4 बच्चे मिलते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे होते हैं, राइट। छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाँ। जबकि हमें सब पता है कि ये सब झूठ है। हम्म, तो ये क्या थिएटर नहीं है? है ना? अब हम कॉन्शियसली नहीं पता हम लोगों को वो लेकिन चीज, ये है, लेकिन कर रहे लेकिन ये है, हैं। आप जब आपका बच्चा 4-5 साल 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, आपके घर में चाचा चाची बुआ बुआ कोई पड़ोस का आता है, तो बाप और माँ बोलती हैं चलो बेटा कविता सुनाओ। ये क्या थिएटर नहीं है? रिसाइटेशन, पोएम रिसाइटेशन थिएटर नहीं है? राइट। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हो फिर आपको नंबर्स की भागदौड़ में जोड़ दिया जाता है, फिर आपको असलियत से दूर कर दिया जाता है, और जैसे जैसे आप असलियत से दूर होते हो तो फिर ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं कि थिएटर होना चाहिए, नहीं भाई, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट। ये तो मूलभूत है, कैसे छीन लोगे? आप बड़े होके, मतलब बीइंग अ पेरेंट, जब पति घर में आ रहा होता है अपनी बीवी से झूठ बोल रहा था तो वो भी थिएटर कर रहा होता है। राइट, नाटक ही कर रहे हैं, नाटक ही कर रहे हैं हम, सब नाटक कर रहे हैं। अभी जो हम बैठ के जैसे को इंटरव्यू दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी नाटक है। सामने कैमरा लगाया, हम बातें कर रहे हैं, बात करने की नाटक कर बात करने का नाटक कर रहे हैं एक्चुअली। तो हम ऐसे चीज को डिनाई कर दें, कहानियां, नाटक, रिएक्शन, एक्शन, सच झूठ, ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर ना एक बात आती है कि जैसे आपने बोला कि मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं सुकून से सो पा रहा हूँ, भले ही पैसा नहीं है लेकिन मैं सो रहा हूँ, अच्छी नींद आती है कभी कभी। हाँ, और भी दिक्कत है वो तो फिर अगर पूछने पे आऊँ तो बहुत लंबी वहां नहीं होगी, जाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मेरा मेन पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों है। आई मीन यू नो, आप कर रहे हो, आपके अंदर वो लगन है, आप उतनी मेहनत भी कर रहे हो, उतना समय भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जो रोकती है आगे बढ़ने से? सिर्फ मैं आपके इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक पूरे मासेस को लेके बात कर रहा हूँ कि थिएटर करने वाला आदमी, म्यूजिक करने वाला आदमी या एक आर्ट कल्चर से जुड़ा हुआ आदमी हमेशा इस तरह से ही क्यों नजर में आता है कि ठीक है वो अपना जी रहा है, अपनी उसको जो करना था वो कर रहा है, बट पैसा नहीं है। क्यों हम, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि उसकी वजह से ही बहुत सारे लोग शायद उस तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर देखो, मुझे जितनी मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वहां पर अभी भी प्रॉब्लम किसकी है? रोटी कपड़ा और मकान की। और जो कला है ना, वो एलीट क्लास के लिए बनी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जाके एक कुम्हारों की गली में जाकर एक नाटक दिखाऊं और बोलूं कि मेरा नाटक देखो, तो कुम्हार अपना चक्का चलाएगा या मेरा नाटक देखेगा? है ना? तो आदमी अपनी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कला सेकेंडरी नहीं बोलूंगा, थर्ड भी नहीं बोलूंगा, पता नहीं किस नंबर पे आती है। हमारे यहाँ कला को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोला जाता है यार। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। अब तो सोचो, अगर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो हमने सबसे पहले पत्थरों पर खुदाई करके चित्रकला क्यों बनाई होगी? हम ओ लिखते हैं ना, हाँ, हम 100% लिखते हैं ना, राइट। हमने 100% तो नहीं लिखा, हमने कुछ और किया। हमने पहले चित्र बनाए, हमने पहले साउंड क्रिएट किए, उसी को फिर हमने साइड कर दिया। फिर बाद में भाई जैसे जैसे एलीट क्लास आता गया, हमने ग्रामर बनाई। फिर उन ग्रामर पंडितों ने बोला कि ये सबसे महान है और तुम सबसे नीचे हो। पहले हम सब जंगली थे, 4 लोग पढ़े लिखे हुए, उसके बाद पढ़ लिख के उन्होंने बोला कि तुम जंगली हो। है ना? सही बात है, ये बहुत गहरी बात है कि जहां से आए, जिधर से आए, फिर उधर को मुड़ के बोल दिया कि तुम। हाँ, मतलब, और कोविड में तुमने क्या किया? फिर क्यों मिले जंगलों की ओर? हाँ, है ना? आधे से ज्यादा जो बाहर गया था वो फिर क्यों अपने एसी बंद करे और क्यों हवा ली तुमने? तुम तो भाई बड़े एलीट थे सबके सब, इंसान तो बहुत एलीट है। राइट। तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ घूम फिर के वही ग्राउंड जीरो पे बात आनी है कि नेचर और नेचर का प्रारंभिक या प्राइमरी जो सबसे मूलभूत गुण है वो है कला। हम जो हाथ हिलाते हैं वो एक मूव है, हम जो कहते हैं वो एक म्यूजिक है, राइट। वरना तो हम रोबोट हो जाएंगे।
फिर भी रामनगर के अंदर की अगर बात करते हैं, यहाँ छोटा सा हम एक एरिया लेते हैं कि रामनगर हो गया, यहाँ पर आप किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हो, किस तरह की आपको चीजें आपको लगता है कि होनी चाहिए? प्रकाश भाई अब नहीं सोचता मैं ये। हाँ बहुत ऑनेस्टली जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ शुरुआत में बहुत इरिटेशन हुई कि यार लोग देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, बट फिर बाद में सवाल ये आया कि मैं क्या इनके लिए कर रहा हूँ? मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ? नहीं। आपको अच्छा लगता है आप देखो, आपको अच्छा लगता है नहीं देखो, आपको जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन देखने आओ। हाँ। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से, और ना अब मैं किसी से उम्मीद करता हूँ कि वो देखने आए, सुनने आए, मिलने आए, समझने आए। और ये शायद उम्र का भी एक, इससे बता सकता हूँ कि मैं कितना बुढ़ा हो रहा हूँ। तो शुरुआत में जब खून था गरम, लगता था कि यार ये कर देंगे वो कर देंगे, उस वक्त एक्चुअली मैं झंडा लिए चल रहा था कि मैं थिएटर को सबसे आगे ले जा रहा हूँ, मैं थिएटर को जिंदा कर रहा हूँ, जैसा आपने मुझे इंट्रोडक्शन में बोला। मैं कौन हूँ भाई? मैंने बनाया क्या थिएटर? मैंने कहानियां बनाई क्या? मैं कोई नहीं हूँ। मैं इंस्पायर हुआ हूँ और मैंने कोशिश करी कि मैं ये कर पाऊं, और किसी गॉड ग्रेस बोलूं या किसी चमत्कारिक तरीके से मैं वो कर पा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट। मैं किससे उम्मीद करूँ यार? मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आओगे। मुझे नहीं पता था 2 दिन पहले कि आप आने वाले हो। आपने फोन किया, मैंने कहा आ जाओ, चीजें बन गई, हो गया। बैठे हैं, देखो हम कितने बैठे हैं, मजा आ रहा है, फूल बरस रहे हैं बीच फूल में। बरस एक बार बीच में जब वो 5-6 फूल एक साथ बरसे, मुझे गाना आ गया था वो कि बाहरों फूल बरसाओ। नहीं मैं देखो चीजें मतलब ना, आप देखोगे कि हर एक चीज में प्लस माइनस, प्रॉस एंड कॉन्स, ये सब चीजें रहती हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि अब जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया तो फिर वो आई गेस कुछ और नहीं कर सकता, थिएटर एंड म्यूजिक और ये सारी चीजें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से हम अपनी एजुकेशन को देखते हैं, आपने वो भी तो सुना होगा ना कि किसी कौन एक्टर हैं जिन्होंने कहा था कि जब मैं अपनी शादी के लिए गया तो मैंने उनको बताया कि मैं थिएटर करता हूँ। उन्होंने बोला कि वो सब ठीक है, काम क्या करते हो? कि मैं थिएटर करता हूँ। अरे ठीक है, नाटक वाटक तो सब ठीक है, बट काम क्या करते हो? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि वो काम में काउंट हो, हमारे एजुकेशन के लिए वो काउंट हो। ये चीज की क्या करें? भाई बहुत टाइम लगने वाला है। हम कहाँ लड़ रहे हैं? मतलब मैंने आपको बोला यार, मैं सबसे पहले रोटी के लिए लड़ूंगा। खाना मिलेगा तो ये भी तो एक जरिया बन सकता है कि मतलब इसमें भी आदमी अपना सुकून भी ले और वो कैसे करे? मुझे बताओ। चलो आप और मैं नाटककार हैं, ठीक है, आप और मैं एक नाटक कर रहे हैं, इसको दिखाएं। भाई कौन खर्च करेगा पैसा? आम जनता। एंटरटेनमेंट किसके लिए है? आम जनता के लिए। अब आम जनता के पास पैसा है? आप बताओ कितनों के पास पैसा है? चलो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख में से 1 लाख लोग थिएटर देख लेते हैं। हाँ। अब यहाँ तो 1 लाख लोग भी नहीं है। छोटे शहरों में तो अपनी समस्याएं हैं। राइट। और 10 लाख में से 1 लाख में बहुत ज्यादा नंबर बोल रहा हूँ। फ्री का थिएटर करने वाले बहुत लोग हैं। देखो मैं बस बुलवाऊं मत। है ना? टिकट खरीदने वाले कितने लोग हैं? मेरे घर वाले, मेरे मौसी, मेरे मौसा, मेरा ये मेरा वो टिकट दे दे। हाँ। है ना? ठीक है। अब मेरे दोस्त, किस किस को मना करोगे? और ये समझ नहीं है, उन्हें लगता है कि जो कला है ना, मतलब ये ऐसे ही हो जाती है बस। इसके लिए हम लोग भूखे रह सकते हैं यार, तभी तो हम भूखमरी से बोलते हैं मुफलसी में रहने वाला जो कला। ये मुफलसी वर्ड भी इतना यार वो है ना कि अपने आप को बोलने में और लगता है कि यार हाँ हम कलाकार हो गए। क्यों नहीं इस परिभाषा को बदल सकते यार? हम क्या हमेशा भूखमरी में ही मरे रहेंगे? हमारी मेहनत कोई मेहनत नहीं है। तो ये परिभाषाएं बदलने का वक्त भी जरूरी है, लेकिन ये वक्त तब आएगा जब हम उस थर्ड वर्ड से बाहर आएंगे। और अभी तो हमारी जिंदगी की समस्याएं अलग है, बहुत अलग है। और मुझे लगता है कि शायद मैं पूरे आपके इंटरव्यू का जो वो डायरेक्शन ही बदल रहा हूँ। नहीं अरे कोई इंटरव्यू है ही नहीं, ये तो हम जस्ट नॉर्मल टॉक कर रहे हैं और बातें अच्छी हैं। मतलब चीजें देखो समझ में आने वाली चीजें होनी चाहिए कि मतलब हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, जिस चीज पर काम कर रहे हैं, उस चीज की कितनी सराहना हो रही है, कितने लोग उसको जान रहे हैं, मान रहे हैं। और कोई ये भी कह देना कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
तो शायद वो भी एक ऐसा वो चिंगारी होती है ना जो आपके पूरे ऊपर नीचे आग लगा देती है कि अरे यार उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फिर तो ऐसे ही करना है ना। ये होता है, कितनी बार हुआ है ये चीज? कभी आपने गाना सुन भी? शुरू में होता था यार। अब महसूस नहीं होता। हाँ, मतलब चीजें अभी भी होती होंगी बट अब आदत पड़ अच्छा गई, लगता है, अच्छा नहीं, अच्छा लगता है कि हाँ कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन अब कला को या किसी भी काम को देखने का ना मेरा दो तरीके हो गए हैं। एक, वो काम क्या आप दूसरों के लिए कर रहे हो, या वो काम आप अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए कर रहे होते हो तब आपको सराहना अच्छी लगती है और अब क्रिटिसिज्म बुरा लगता है। और जब वो काम आप अपने लिए कर रहे होते हो तो आपको सराहना भी वैसी ही लगती है जैसे क्रिटिसिज्म लगता है। राइट। तो अभी मतलब मैं वो मोक्ष या वो संन्यास वाली स्थिति में नहीं आया हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन ये जीने की कोशिश करना भी जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं ये हमारी चॉइस है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी बातों में से ही अभी एक बात ऐसे ही आया कि देखिए आप भी म्यूजिक कर रहे हैं, आप भी थिएटर कर रहे हैं, बाहर दूसरी दुनिया में और भी दो लोग हैं जो थिएटर और म्यूजिक कर रहे हैं, लेकिन समहाउ वो जो है ना थोड़ा सा निकल गए। भले ही उनका म्यूजिक में दम है, भले ही वो म्यूजिक एक्चुअल म्यूजिक है कि भी नहीं है नहीं पता, आजकल कुछ भी हो रहा है, ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं वो चीज। मतलब मेरा बताने का तरीका मतलब आई डोंट नो कैसे है बट समझने वाली चीज है कि जैसे हम बोल नहीं रहे कि सोशलाइज चीजें ज्यादा हो रही हैं सोशल मीडिया के आने के बाद से। आजकल हर कोई सिंगर हो गया है, हर कोई एक्टर भी हो गया है, तो वो एक अलग चीज है, उनको पैसा भी मिल रहा है, पैसा भी कमा ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं। लेकिन जो हम इधर आते हैं थिएटर, जो प्योर थिएटर और प्योर म्यूजिक और इन सब चीजों की बातें करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, वो लोग क्यों नहीं इसको अडॉप्ट कर पा रहे और क्यों नहीं, मतलब ऐसा वो हो रहा। मुझे लगता है ये फिर से ना झंडा उठाने वाली बात हो गई है। I mean, देखो जो लोग भी आगे बढ़े हैं ना उन्होंने मेहनत तो की होगी, चाहे उन्होंने टिकटॉक में मेहनत की होगी, राइट, फेसबुक में मेहनत की होगी, इंस्टाग्राम में मेहनत की होगी। और अगर हम थिएटर में मेहनत नहीं, हम थिएटर में आगे नहीं पढ़ पाए तो हमें ये देखना चाहिए कि थिएटर में पहले कैसा काम हुआ है और क्या हम कुछ नया कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए शायद मैं थिएटर में बहुत पीछे हूँ, म्यूजिक में भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं म्यूजिक में भी बहुत पीछे हूँ और अभी बहुत सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत ऑनेस्टली देखो ये तो हाँ, ये मतलब वो ठीक है, आपने अपने मतलब चाहे बचाओ मैं कह कुछ नहीं बचाओ नहीं प्रकाश भाई बचाओ नहीं है। हम एक्चुअली बचाव उसे बोलते हैं जब हम कहते हैं कि यार हम हिट नहीं हो पा रहे हैं, वो देखो कितना घटिया काम कर रहा है, ये बचाव है। ये नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इतना उम्दा काम कर रहे हो, आप मतलब रामनगर के अंदर आपको इतना, रामनगर में अच्छा काम कर रहा हूँ ना, बाहर दिल्ली के अंदर में भी आपका नाम है, मतलब मैं जहाँ से आया हूँ मैं ऐसे ही नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि उसको क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे हैं? फूहड़पन, मतलब मैं सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन है। मुझे लगता है प्रकाश भाई इसका जवाब देने के लिए शायद मैं वो सही आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद बहुत नॉलेज कम है। तो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्रेंड क्या है भाई, वो ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। स्वर्गीय प्रेम मटियानी जी, मैं खुशनसीब हूँ कि उनके साथ कुछ समय मैंने काम किया, मतलब उन्होंने मुझे अपने अंडर रख के कुछ काम करवाया, ऐसे बोलना गलत नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने बैठकी होली, एक हमारे उत्तराखंड का एक और ट्रेडिशन है, उसके ऊपर हमने 1 साल 2-3 साल लगातार काम किया, कोशिश करी कि इस ट्रेडिशन को नॉट रिवाइव बट एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन करें इसका। तो जी शुरू हुई कवायद, सब कुछ हुआ और मैं लगातार उनके पीछे पड़ा था, सर इसको बदलना है ना, मजा नहीं आ रहा है, ये ना गंदा गा रहे हैं, ये सही करना है, वो सही करना है। तो उन्होंने मुझे अल्मोड़ा में पकड़ा और बोला कि एक बात बता संजू, क्या बदलना है, क्या खराब है? और मैं लाइक पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि किसी चीज को बदलने के लिए पहले ये भी समझना जरूरी है कि बदलना क्या है, और उसके लिए आपको वो समझना पड़ेगा। अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि नई ट्रेंड क्या है, पुराने ट्रेंड क्या है। मैं तो बस देखो अपनी एक कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। ये ना महान बनने के लिए कर रहा हूँ, ना ये किसी को प्रूफ करने के लिए कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं कैसे बताऊं कि ट्रेंड क्या है? बहुत सही है कि अगर खुद को कोई चीज अच्छी लग रही है तो बस वही पे आप फोकस करो, ठीक है, बाकी दुनिया जो ट्रेंडिंग में क्या है, वो क्यों हिट है,
लोग उन्हें क्यों पसंद कर रहे हैं मैं कैसे बताऊं? राइट। भाई आपको लाल रंग पसंद है, मुझे क्या पता? क्यों? आपको पसंद है, बस बात खत्म। बात खत्म, यही है। ओके बात खत्म। तो चलिए बात खत्म, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक ये कहना चाहूंगा कि देखो, अभी हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे जुड़ रही है, धीरे धीरे हमें प्यार दे रही है, सब कुछ है। तो इस ऑडियंस को आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे, या किस तरह की आप इनसे वो चीज रखते हो, उम्मीद की क्या करें, कैसा करें? उम्मीद तो कुछ भी नहीं किसी से, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि जिंदगी में एक दरवाजा खुला रखना चाहिए उस नाउमीदी के लिए जो आपको कमजोर कर देती है, या जो आपको हताश कर देती है, निराश कर देती है कि शायद ये अब नहीं हो सकता, या ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ। कहीं किसी एक दिन न्यूटन के सर पे सेब पड़ा था, हाँ। उससे पहले भी तो सेब गिरे थे। किसी एक आदमी को समझ में आ गया कि भाई सेब गिरने से ये होता है, और बला 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 ये उसने एक थ्योरी बना दी। राइट। तो हो सकता है जो जिंदगी में आपके साथ हो रहा है, जो आज तक किसी ने गौर ना किया हो, आप ही वो हो। तो एक दरवाजा खुला रखो, एक उम्मीद बनाए रखो। वो उम्मीद ही किसी चीज को सुनने की हो, वो किसी चीज को समझने की हो, देखने की हो, पसंद करने की हो, ना पसंद करने की हो, वो उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक। और किसी तरह का सपोर्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे आप जो कर रहे हो काम, उस चीज में किस तरह से पब्लिक जो है, जो लोग हैं, वो किस तरह से जुड़ के आप हों या कोई और कलाकार हों, उनको किस तरह से सपोर्ट करें, मतलब और क्यों करें, मतलब मैं एक उनके लिए। मैं समझ गया। मुझे लगता है इसके लिए ना, जैसे हम रामनगर के लोग हैं, हम एक छोटे शहर के लोग हैं, हमारे ना एक ही रास्ता है, बॉम्बे। चाहे वो थिएटर कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, फाइनली अल्टीमेट गोल क्या है जी? बॉम्बे जाना है। और इसकी पीछे की वजह है कि छोटे शहर में वो बॉम्बे जैसा कल्चर नहीं बन पा रहा है। और वो बॉम्बे जैसा कल्चर का मतलब ये नहीं है कि मैं रामनगर की कोसी को समुद्र बना दूं, है ना? वो मतलब ये है कि जस्ट अप्रिशिएट जो भी आपके आसपास हो रहा है। मेरे सामने अगर अमिताभ बच्चन परफॉर्म नहीं कर रहा है, और मेरे सामने शायद मेरे डीओपी परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे भी परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे अंदर वो कला होनी चाहिए कि मैं उसको अप्रिशिएट कर सकूं और उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन कर सकूं। एक लोकल ऑडियंस अपने लोकल टैलेंट को कैसे प्रमोट करे। यार बॉम्बे से जो वापस आ गया, जो हिट हो गया, जो फेमस हो गया, उसको तो सब सर पे चढ़ाएंगे। जैसे आपके उसमें नाम भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। सक्सेस होने के बाद तो सब सरों पे बैठाते हैं, आंखों में, है ना? लेकिन उससे पहले की जर्नी का क्या होगा, उसके लिए आपको हर एक बात को गले लगाना पड़ेगा। राइट। उसकी बुराई को भी, उसकी अच्छाई को भी, और खड़े होके पेशेंस के साथ जस्ट अप्रिशिएट। मतलब वही है कि प्रोसेस को अप्रिशिएट, मेरे को लगता है ये वर्ड ज्यादा अच्छा है। आप प्रोसेस को अप्रिशिएट करें, प्रोसेस को गले लगा लियो तो सब कुछ बन जाएगा। क्योंकि आज मैं हूँ, आप हैं, हम ऑडियंस को बता दूं कि जो हमारे डीओपी हैं वो भी एक कलाकार हैं। तो आज हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत छोटा है, तो हमारे दो बहुत बेहतरीन कलाकार कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं। तो देखो कहीं ना कहीं इनकी ये भी मेहनत है। बिल्कुल। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आज हो सकता है ये इस बात के लिए कल को अपने दो दोस्तों से सुन भी ले पाते हैं कि तुम क्या ही पीछे कैमरा पकड़ के खड़े थे, है ना? लेकिन सुन भी ले नहीं, सुनेंगे है ना? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब इनके इस चीज को, इस मेहनत को, क्योंकि ये भी लर्निंग है, मैं भी अभी लर्निंग कर रहा हूँ, आप भी एक लर्निंग प्रोसेस में है, तो ये लर्निंग प्रोसेस हमारा वेस्ट थोड़ी है। ये होने के बाद ही तो सक्सेस को हम मिलते हैं ना। एंड अभी से अगर हमें अप्रिशिएट किया जाए, अभी से हमें सपोर्ट किया जाए, एंड पीछे से खड़े होकर लोग बोलें कि नहीं, यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग, जस्ट गो ऑन, एंड आप रुको मत, करो, तो ये अप्रिशिएशन भी मिल जाए ना, तो आदमी शायद जो अगले 5 साल 10 साल में करने वाला होगा, वो शायद अगले 1 साल में कर जाएगा। और इसमें एक और राय है, जैसे ये टू वे है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, लेकिन कलाकार, एक आर्टिस्ट, एक इंसान को भी ये समझ में आना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो बहुत कम है। हाँ।
भाई आप जितना गहरा गोता लगाओगे आप उतना ज्यादा तरोगे। राइट राइट। हमारी प्रॉब्लम क्या है, 4 ताली बजी नहीं कि हम बन गए महान एक्टर। हमारी एक शो में तारीफ हो और गई। ये मैं सबको नहीं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, कभी कभी मुझे भी इतना घमंड हो जाता है अपने ऊपर। सबको हो जाता है जब, क्योंकि इसका मेरे ख्याल से कारण ये भी है कि जब हम लोग कर रहे होते हैं कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन किसी एक शो में, एक प्रोग्राम में हमें ऐसा कुछ होता है तो अब लगता है कि अरे अब हमने वो चीज अब मान लो आपका ये ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हिट हो गया। हाँ, तो भाई अब अगली बार तो रामनगर तो आओगे नहीं। मैं तो छोड़ा जाऊंगा। आप अगली बार तो हमें पहचानोगे नहीं। मैं रामनगर भी आऊंगा और मैं बार रामनगर आऊंगा, लेकिन हाँ मैं अब फिर उसके बाद चौड़ में आऊंगा। हाँ भाई साहब कैसे नहीं बिल्कुल। और इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ ना चीजें अलग होनी चाहिए। एक इंसान कलाकार नहीं, क्योंकि कलाकार, एक इंसान सबसे बड़ा कलाकार है ना। तो अगर उसे ये समझ में आ जाए कि भैया जो वो कर रहा है ना, आपने वो पिंक थ्योरी पढ़ी है? पिंक थ्योरी पता है आपको? एक साइंटिस्ट ने जब सबसे पहले वो अंतरिक्ष में गया था तो उसने बोला कि जो धरती है ना वो एक पिंक कलर के धब्बे की तरह दिखती है। ओके। तो जब वो जमीन पे वापस आया तो उसने बोला जो आज हम अमेरिकन अपने आप पे इतना गर्व करते हैं, एक्चुअली तो पूरी पृथ्वी जिसमें अमेरिका एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा धब्बा दिख रही थी ऊपर से। और उस छोटे से धब्बे में, एक छोटे से धब्बे के अंदर एक छोटा सा अमेरिका, और उसके अंदर एक छोटा सा राष्ट्रपति, या एक आदमी, या एक पॉप सिंगर, या एक पॉलिटिशियन बोलता है कि मैं बहुत महान हूं। तो फिर आप कौन हो? कुछ नहीं। दुनिया कितनी बड़ी है, किस लेवल पर चीजें हो सकती हैं वो अकल्पनीय है। राइट। तो मतलब अगर बोला जाए ओवरऑल बात यही है, टू वे प्रोसेस। जितना आप दूसरों से सपोर्ट चाहते हैं, आप भी अपने उस चीज को उसको बांधना पड़े, अपने आप को पॉलिश कीजिए और अपने को भी एक मर्यादा में या फिर एक उसमें रखिए। ये मत सोचिए कि अब आपके 4 आज की डेट में उसको फैंस बोल रहे हैं, जैसे कि 4 फैंस हो गए तो अब आपने सोचा कि भैया मैं ही हूँ, ठीक है ना। आप हो सकता है कि बाकी लोगों से ज्यादा आपको काम मिल रहा है तो आप सोच रहे हो कि देखो मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो फिर मैं ही हूँ। तो ये चीजें भी ना आए तो शायद दोनों तरफ से चीजें वो हो जाएंगी और करते रहो तो चीजें कुछ ना कुछ तो बनेगी। इसलिए ना आपके इस प्रोग्राम का नाम जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है ना, एक्चुअली यही जिंदगी का सच है। जो लोग अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहे हैं ना, वो भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल की श्रेणी में है, क्योंकि सक्सेस नाम की कोई चीज जैसी है नहीं। सो यू आर किताब का आखिरी हिस्सा। आप उस जहां पहुंचेंगे, जो आप लोग सक्सेस हो गया मैं आज की डेट में, उसके बाद तो फिर एक और आप हमेशा ऑलमोस्ट रहोगे और ऑलमोस्ट ही एक प्रोसेस होगी। तो इसी से हमारे शो के नाम की सार्थकता भी जो है वो साबित हो जाती है कि हमारा शो का नाम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, ये वाकई में मतलब कमाल काम किया साहब आपने। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड द फर्स्ट थिंग कि जब मैं दिल्ली से रामनगर आ रहा था तो मुझे थोड़ा सा डर भी था कि क्या होगा, हम इंटरव्यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लोगों से बातचीत कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं इंटरव्यूज नहीं कहता हूँ इनको, अभी वो हो गया, लेकिन बातचीत है और आपस में एक दूसरे की चीजों को जानना पहचानना होता है। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं मतलब रामनगर ठीक है, हम लोग उत्तराखंड हमारा घर है तो हम लोग आते रहते हैं और यहाँ तो हम ऑलरेडी एक फिल्म भी कर चुके हैं, मैं फिल्म भी कर चुका हूँ। मैं बताना चाहूंगा ये अपॉर्चुनिटी मैं लूंगा कि प्रकाश जी जो हैं एक अभिनेता हैं और इन्होंने अभी हाल में एक माटी पहचान नाम की फिल्म की है और उसके आप एडी भी होंगे शायद। प्रमोशन होगा, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जरूर देखें। तो मतलब कहने की बात है कि बड़ा मजा आया बात करके, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ और इतनी रात को, मतलब अगर टाइम की बात करें तो अभी इस टाइम पर 1:15 बजे, 1:15 हो गया। यस। तो रात के 1:15 बजे हम लोग ये शूट कर रहे हैं एंड लेकिन काफी मजेदार आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। एंड होपफुली कि इसका एक सीजन, उसके बाद सीजन, उसके बाद सीजन, और हम लोग इस तरह से हर सीजन में मिलते रहें और कुछ नई मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छे लोगों से मिलें। नहीं, मैं आपके भाई से भी मिलने वाला हूं। बिल्कुल, वो तो बहुत कमाल है। मैंने पकड़ लिया। मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता एक्चुअली। भाई आप लोग कैमरा बंद कर सकते हैं, हम बातें करते रहेंगे। ये चलते रहे। हम लोग अभी यहीं पे अपने इस एपिसोड को जो है विराम दे देते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी कि एक कलाकार, एक थिएटर आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन किस तरह के लाइफ को जीता है और क्या सोचता है, क्या थॉट सकता है। एंड प्लीज आपके
आसपास जो भी लोकल आर्टिस्ट हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो मैं कहना मैं चाहूंगा, इस शब्द को बदलना चाहता हाँ। हूँ। कभी मत बोलिए लोकल आर्टिस्ट, इसको बोलिए लोकल टैलेंट। लोकल टैलेंट, लोकल आर्टिस्ट ऐसा लगता है कि वो कोई गली मोहल्ले का हाँ। ना, एक वो टिन के शेड में रहने वाला, मुफलिसी में बर्बाद भूखमरी नहीं, लोकल टैलेंट। लोकल टैलेंट, आई Yes. करेक्ट माय वर्ड। तो लोकल टैलेंट को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जो वाकई में ना टैलेंट जिसको कहते हैं, उस टैलेंट को, प्लीज। ये ठीक है, दिखावा और ये सब चीजें होती रहेंगी, बट आप उसको भी थोड़ा सा कीजिए, उसके प्रोसेस में उसका हिस्सा बनिए, उसके प्रोसेस का, तो सही मायनों में शायद वो किसी दिन सक्सेसफुल होगा। एंड जैसा कि हमारा ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे, और ऐसे ही हम लोग रात रात भर शूट करते रहेंगे, और ऐसे ही हम लोग रात रात भर शूट करते रहेंगे। हमारी लाइट भी बोल रही है कि भाई अच्छा, इसको रखिएगा। ये कह रही है कि बंद करो, ये कमाल होगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।